दर्शना को स्कूल में हमेशा मैंने सफ़ेद सूट और नीले दुपट्टे में ही देखा था। छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक दर्शना के पास भूरे रंग का एक ही थैला था जिसमें वह अपनी किताबें और खाना लेकर आती थी। खाने में वह हमेशा डालडा के बने नमक मिर्च के 3 पराठे लेकर आती थी और आते ही अपना डिब्बा धूप में रख देती। लंच टाइम तक उसके पराठे खूब गर्म हो जाते और फिर वह मज़े से बैठकर लंच टाइम में हम सब के साथ खाती। उसके गर्मा गर्म खाने के आगे हमें अपना खाना फीका सा लगने लगता और फिर हम दर्शना से उसके पराठे का एक टुकड़ा देने की गुहार लगाते। दर्शना का एक पराठा तो हम सबको देने में ही ख़त्म हो जाता। कुछ दिन बाद वह दूर बैठकर हम सब से अलग अकेले ही खाने लगी थी, लेकिन हम भी ढीठ बनकर वहीं पहुंच जाते थे। अब हम सब के बीच औपचारिकताएं खत्म हो चुकी थी। हमारा स्कूल छठी क्लास से शुरू होता था। प्राइमरी तक की पढ़ाई सब लोगों ने अलग अलग स्कूलों से की थी। दर्शना भी अपने घर के पास के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़कर ही हमारे स्कूल में आई थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे। अब जब भी हम दर्शना से उसका खाना मांगते तो वह हमें घूरने लगती। वह हमेशा यही कहती थी कि अपनी माँ से कहकर तुम पराठे क्यों नहीं बनवा लेते। एक दो बार मैंने माँ से कहा भी, लेकिन उनके खाने में वह मज़ा न था जो दर्शना के खाने में आता था। कुछ दिन बाद दर्शना का खाना चोरी होने लगा। बच्चे उसके थैले से निकालकर या ग्राउंड में से टिफ़िन उठाकर खा जाते, जिसकी शिकायत दर्शना ने कई बार टीचर से भी की। दर्शना के पिता हमारे ही स्कूल के कुछ बच्चों को रिक्शा पर घर तक छोड़ने का काम करते थे, लेकिन दर्शना गर्मी हो या बरसात, चाहे कितनी भी सर्दी हो, वह पैदल ही अपना थैला उठाकर स्कूल आती। बारिश के दिनों में उसके पास एक फटी हुई बरसाती थी जिसे पहनकर वह आधी सूखी आधी भीगी स्कूल आया करती थी। कई बार तो उसके पिता बच्चों को रिक्शा में लादे उसके पास से गुजर जाते और हम यही सोचते कि कितने निर्दयी पिता हैं कि अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर वह औरों के बच्चों को घर तक पहुंचाने में व्यस्त हैं। हम कई बार दर्शना से इस बारे में बात भी करते तो वह मुस्कुराकर चुप हो जाती। एक बार दर्शना ज़्यादा भीगने के कारण बीमार हो गई। उस दिन हमने पहली बार उसको अपने पिता की रिक्शा पर बैठकर डॉक्टर के पास जाते देखा था। दर्शना पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, लेकिन एग्ज़ाम के समय सब बच्चे अपने आगे या पीछे वाले से कुछ न कुछ पूछने में लगे रहते हैं। दर्शना ना तो किसी से कुछ पूछती थी और ना ही किसी को कुछ बताती थी। जब रिजल्ट आता तो वह अच्छे नंबर से पास होती। यह देखकर हमें और भी गुस्सा आता। वह हमें अपना पर्चा नकल करने के लिए क्यों नहीं देखने देती है। 10वीं की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद सब लोग अलग अलग कॉलेजों में चले गए। उस समय स्कूल 10वीं या 12वीं की कक्षा तक ही होते थे। दर्शना अब एक याद बनकर रह गई, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें उसकी मजबूरियां समझ में आने लगी थी। दर्शना के अलावा उसके 5 भाई बहन और थे जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी पिता पर थी। बहन भाइयों में सबसे बड़ी दर्शना हमारे साथ लड़कियों के स्कूल में पढ़ती थी। उसके 2 भाई पास वाले लड़कों के स्कूल में थे। 2 भाई और एक छोटी बहन घर पर ही रहते थे। कई बार शाम को जब हम बाजार जाते तो उसका भाई रिक्शा चलाते हुए मिल जाता। हालांकि उसके पैर भी पैडल तक न पहुंच पाते। वह कभी एक ओर झुक जाता तो कभी दूसरी ओर। अगले दिन सभी लड़कियां दर्शना के सामने उसके भाई की खिल्ली उड़ाती। अरे दर्शना का भाई अपने पिता के बिजनेस में हाथ बढ़ाता है, कोई लड़की कहती। हाँ सही कह रही हो, वह अपने पिता के प्रोफेशन में ही कैरियर बना रहा है, कहकर सभी लड़कियां हंसने लगती और दर्शना मुस्कुरा कर रह जाती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो पता चला उसके पिता को अस्थमा की बीमारी है और वह केवल दिन में ही कुछ समय के लिए बच्चों को ले जाने का काम कर पाते थे, लेकिन घर के गुजर बसर के लिए इतना काफ़ी नहीं था। इसलिए शाम को बेटे को रिक्शा चलानी पड़ती। कहते हैं ना, गरीबी में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। घर में रात को ज़्यादा पानी डालकर दाल बनाई जाती और उसी उबली दाल से पूरा परिवार रोटी डुबोकर खाता। दिन में बच्चों को ऐसे ही नमक मिर्च वाली सूखी रोटी बनाकर दे दी जाती। केवल दर्शना को ही एक तरफ से डालडा लगाकर पराठा सेंक कर दिया जाता था। कभी कभी उसकी याद आती तो दिल भर आता। ना जाने कैसी होगी, किस हाल में होगी आज दर्शना।
कभी कभी मन में यह प्रश्न उठने लगता तो दूसरी ओर यही लगता कि उसका भी किसी रिक्शा वाले से विवाह हो गया होगा और अपनी माँ की तरह उसके भी 4-5 बच्चे होंगे और अभावग्रस्त जिंदगी जी रही होगी बेचारी। एक बार शादी के बाद जब मैं अपने पति और बच्चों के साथ मायके गई तो माँ के बीमार होने के कारण हमने बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बनाया। आज मेरा मन अपना पुराना स्कूल देखने का भी था, जहाँ दर्शना के साथ मैंने पूरे 5 साल गुजारे थे। मैंने अपने पति से स्कूल देखने की इच्छा जताई और वहीं स्कूल के पास ही किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने का प्रोग्राम बनाया। जैसे ही हम स्कूल के पास पहुँचे तो उसके सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया जिसके ऊपर लिखा था दर्शना के पराठे। मेरे कदम अनायास उस ओर बढ़ गए। मन में एक उत्सुकता भी थी कि कहीं यह वही दर्शना तो नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश करते ही काउंटर पर खड़े लड़के ने मुझसे पूछा, जी कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे इस होटल के मालिक से मिलना है, मैंने उस लड़के से कहा। लड़के ने कहा, मैडम आती ही होंगी, आप उनके कमरे में इंतज़ार कीजिए। उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। मैं और मेरे पति जाकर अंदर बैठ गए। मैडम शब्द सुनकर मेरा शक और भी पुख्ता हो गया कि हो ना हो यह दर्शना ही है। कुछ समय बाद सफ़ेद सूट और नीले दुपट्टे में एक महिला ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। मैंने जब गौर से देखा तो चेहरा जाना पहचाना लगा। यह दर्शना ही थी। उम्र की परछाइयाँ चेहरे पर आ चुकी थी। बचपन का वह मासूम चेहरा अब परिपक्व हो चुका था, लेकिन वह बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। गरीबी में अभावग्रस्त जीवन के कारण उसके चेहरे की जो रौनक बचपन में चली गई थी, वह रौनक अब उसके चेहरे पर झलक रही थी। कटे हुए बाल, चमकती आंखें, सफ़ेद सिल्क का सूट और उस पर नीला किनारी का दुपट्टा उस पर बहुत जच रहा था। आज भी दर्शना को सफ़ेद और नीला रंग ही पहनना पसंद था। हाँ, कपड़े का मटेरियल कुछ महंगा हो चला था। खद्दर की जगह सिल्क ने ले ली थी और मलमल के दुपट्टे की जगह भारी किनारी वाला नीला दुपट्टा उस पर खूब जच रहा था। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद दर्शना भी मुझे पहचान गई और फिर बड़े गर्मजोशी से मेरे गले लग गई। अरे दर्शना, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। और यह क्या? यह रेस्टोरेंट तुमने कब खोला? स्कूल के बाद की अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताओ, मैंने दर्शना से एक ही सांस में कह डाला। और फिर अपने पति की ओर इशारा करते हुए मैंने बोला, यह है तुम्हारे जीजा जी मिस्टर सूरज, और सूरज यह है मेरी बचपन की सहेली दर्शना। हम दोनों सामने वाले सरकारी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। दर्शना ने हाथ जोड़कर सूरज को नमस्ते किया और फिर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। बताती हूँ, सब बताती हूँ, पहले आप लोग कुछ चाय ठंडा तो ले लो। बोलो क्या मंगवाऊँ? कुछ भी चलेगा, मैंने कहते हुए सूरज की ओर देखा तो उन्होंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। पर दर्शना, मैं तुम्हारी जीवन यात्रा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं और भाई बहन क्या करते हैं? मैंने दर्शना से पूछा तो उसकी आंखों में हल्की सी उदासी छा गई। कुछ देर मौन रहने के बाद उसने अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया। तुम तो जानती ही हो कि पिताजी अस्थमा के मरीज थे। एक दिन जब वे स्कूल के बच्चों को लेकर उनके घर छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में ही उनको दौरा पड़ गया और वहीं सड़क पर ही उनकी मौत हो गई। पूरे घर का बोझ माँ और मुझ पर आन पड़ा। माँ आसपास के लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करने लगी। मैं छोटे भाई बहनों के लिए घर में ही रहकर खाना बनाती एवं देखभाल करती। मुझे स्कूल का समय बहुत याद आता था जब तुम लोग अपना खाना छोड़कर मेरे पराठे खा जाते थे। तब मेरे मन में एक विचार ने जन्म लिया कि क्यों ना मैं पराठे बनाने को एक व्यवसाय के तौर पर शुरू करूं। लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे। फिर मैंने अपने स्कूल के सामने सड़क पर ही एक चूल्हा लगाकर यह काम करना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि स्कूल में तुम्हारे जैसे बच्चे फिर आएंगे जो मेरे पराठे खाना पसंद करेंगे, और मेरी यह कोशिश कामयाब रही। फिर मैंने तरह तरह के पराठे बनाने शुरू कर दिए और यह मेरे खाने की एक विशेषता बन गई और लोग दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे मेरा काम अच्छा चल निकला। मैंने अपने सभी बहन भाइयों की अच्छी शिक्षा देकर सेटल किया, लेकिन खुद मैंने शादी नहीं की। दर्शना की कहानी सुनकर मेरी और सूरज की आंखें भर आई और साथ ही मन उसकी हिम्मत और जज्बे के लिए श्रद्धा से भर गया।
चलो आज तुम्हें वही नमक मिर्च वाले पराठे खिलाती हूँ। आज तुम्हें ना तो चुराने पड़ेंगे और ना ही मांगने पड़ेंगे। तुम और तुम्हारे पति जी भर कर खाना। अचानक दर्शना की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। फिर वह सूरज से चुहलबाजी करने लगी। आपको पता है जीजू, स्कूल में क्या होता था? उसकी आवाज़ दूर कहीं गुम होती जा रही थी और मैं मुस्कुराते हुए केवल उसे ही देख रही थी। दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी वीडियो। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।